नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। कहते हैं कि कला की ना अपनी एक अलग ही भाषा होती है। मतलब जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहाँ से रंग, सुर, नृत्य ये सब अपनी बात कहना शुरू करते हैं। आज हम भारतीय कलाओं की इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर आज की जो शास्त्रीय कलाएं हैं वहां तक। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये कलाएं क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये भारत के त्योहारों, रीति रिवाजों और मतलब रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा कैसे बन गई। ये सिर्फ मनोरंजन तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। और ये सफर सिर्फ कला के अलग-अलग रूपों का नहीं है। ये तो एक तरह से भारतीय समाज के विकास की कहानी भी कहता है। स्रोत की सबसे दिलचस्प बात यही है कि वो दिखाता है कि कैसे कलाएं समूह से शुरू हुई, मतलब लोक कला के रूप में, और फिर धीरे-धीरे नियमों में बनकर शास्त्रीय बनी। अच्छा। उनके बीच का जो संवाद है, लोक और शास्त्रीय के बीच का, वही भारतीय कला की असली ताकत है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कला की शुरुआत हुई कैसे? ये विचार आया कहाँ से? देखिए, स्रोत इसे सीधे सीधे प्रकृति से जोड़ता है। कला असल में प्रकृति को अपनी भाषा में व्यक्त करने का एक जरिया है। हम्म। जैसे कोई चित्रकार समंदर की लहरों को देखता है तो उसे रंगों से कैनवास पे उतार देता है। कोई गायक किसी चिड़िया की चहचहाहट सुनता है तो उसे सुरों में ढाल लेता है। और नर्तक तो मन के भावों को ही शरीर से दिखाता है। बिल्कुल, वो मन के अंदर उठने वाले भावों को ही मुद्राओं से, शरीर के जरिए बाहर ले आता है। ये इंसान की सबसे स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और इसका सबसे पुराना सबूत हमें मिलता है भीमबेटका की गुफाओं में। लेकिन स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है कि ये कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी। इसका जीवन से एक बहुत गहरा रिश्ता था। हाँ, और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत के अनुसार भारत की कलाएं जीवन के हर चक्र से जुड़ी हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शादी ब्याह, पूजा पाठ और यहाँ तक कि फसल बोने और काटने जैसे कामों से भी। अच्छा। हाँ, जैसे बंगाल में आज भी दुर्गा पूजा के दौरान अल्पना बनाई जाती है, या बिहार में शादी के वक्त दीवारों पर कोहबर चित्रकारी होती है। यही जुड़ाव इन कलाओं को सिर्फ म्यूजियम की चीज बनने से बचाता है और उन्हें एक जीवित परंपरा बनाता है। तो ये अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल की तरह है। बिल्कुल। तो मतलब ये कलाएं शुरू में जनजातीय और लोक शैलियों का हिस्सा थीं, जो पूरी तरह से सामूहिक थी। हाँ हाँ, मतलब कोई एक कलाकार नहीं होता था, जी। पूरा समुदाय मिलकर रचता था। तो फिर ये बदलाव कैसे आया? कला जो सबकी थी वो कुछ लोगों तक या नियमों तक सीमित कैसे हो गई और शाही संरक्षण से जुड़ गया। राजाओं और सामंतों ने कलाकारों को अपने दरबार में जगह दी और अपनी रुचि के हिसाब से कला को और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा जटिल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा, तो यहीं से कला व्यक्ति केंद्रित होने लगी, मतलब एक सिंगल आर्टिस्ट की पहचान बनने लगी। हाँ बिल्कुल, अब कलाकार की अपनी एक पहचान थी। मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई इन्हीं कलाओं ने धीरे धीरे शास्त्रीय स्वरूप ले लिया, जो गुप्त साम्राज्य के समय में अपने चरम पर पहुंच गईं। और इन सभी कलाओं को नियमों में बांधने वाला कोई ग्रंथ भी था। हाँ, और वो एक ही ग्रंथ है जिसका जिक्र बार बार आता है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। हाँ, और ये सिर्फ नृत्य या नाटक की किताब नहीं है। स्रोत के मुताबिक इसमें मंच की बनावट कैसी हो, दर्शकों को कैसे बिठाया जाए, मेकअप और गहनों का क्या सांकेतिक मतलब होता है, यहाँ तक कि हर भाव को कैसे दिखाना है, सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया है। मतलब ये एक तरह से प्राचीन भारत का कंप्लीट हैंडबुक फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है। बिल्कुल सही कहा। कमाल है, ये तक पूरी दुनिया है अपने आप में। इन कलाओं में सबसे पुरानी शायद चित्रकला ही होगी, क्योंकि जब भाषा नहीं थी तब भी इंसान चित्र तो बना ही रहा था। बिल्कुल, और उन शुरुआती चित्रों में जो बात हैरान करती है वो ये है कि वो कितने जीवंत हैं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों को देखें तो उनमें शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, लड़ाई, मतलब रोजमर्रा के दृश्य हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस जमाने का चलता फिरता जीवन है जिसे पत्थर पर कैद कर लिया गया है। बिल्कुल। भीमबेटका से आगे बढ़कर ये परंपरा पहुंचती है अजंता और एलोरा की गुफाओं तक।
स्रोत में अजंता की चित्रकला के बारे में काफी कुछ बताया गया है। ये गुप्त साम्राज्य के दौरान बनी थी, जिसे कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। हाँ, और माना जाता है कि इन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे। इन चित्रों में सिर्फ बुद्ध के जीवन की कहानियां या जातक कथाएं ही नहीं है, बल्कि उस समय का समाज, राजा रानी, आम लोग और यहाँ तक कि पेड़ पौधों और जानवरों का भी बहुत सुंदर चित्रण है। और वो रंग आज भी इतने जीवंत लगते हैं। सही कहा। और एलोरा की बात करें तो वहां का कैलाश मंदिर मुझे हमेशा हैरान करता है। हाँ। एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काट काट कर पूरा का पूरा मंदिर बना दिया। मतलब ये सोचना भी नामुमकिन लगता है। क्या स्रोत में कोई अंदाजा दिया गया है कि इसे बनाने में कितना समय लगा होगा? स्रोत में सटीक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा अजूबा है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। ये सिर्फ मूर्तिकला नहीं है, ये वास्तुकला का भी चरम है। सही बात है। इसी तरह एलिफेंटा गुफाओं की विशाल त्रिमूर्ति या महाबलीपुरम की मूर्तियां दिखाती हैं कि भारतीय कलाकारों की कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। गुफाओं से निकलकर कला फिर कागज और कपड़ों पे भी आई, जिसे स्रोत में लघु चित्र यानी मिनिएचर पेंटिंग कहा गया। हाँ, और इसके भी 2 प्रकार बताए गए हैं। अच्छा। एक है स्थायी चित्रकला, जो कपड़ों, किताबों या कागज पर की जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश की कलमकारी, जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, या पंजाब की फुलकारी, या फिर महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग। और दूसरी है अस्थाई। हाँ, अस्थायी चित्रकला, जो किसी खास मौके के लिए होती है। अस्थाई मतलब जो मिटा दी जाती है। बिल्कुल, जैसे शादी ब्याह या त्योहारों पर जमीन या दीवारों पर बनाई जाने वाली रंगोली या अल्पना। अच्छा, रंगोली। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है जो स्रोत में बताई गई है। बताइए। जिसे हम उत्तराखंड में ऐपण कहते हैं, उसी कला को राजस्थान में मांडना, गुजरात में साथिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरेपण, उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा और दक्षिण भारत में कोलम। बिल्कुल, नाम अलग अलग है लेकिन भावना एक ही है, शुभ अवसरों पर अपने घर आंगन को सजाना। ये तो सच में एकता में अनेकता का एक खूबसूरत उदाहरण है। और स्रोत में एक बहुत ही दमदार लाइन है, हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। इसका क्या मतलब है? ये बात थोड़ी और समझाने वाली है। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। स्रोत हमें बताता है कि भारतीय कला अपनी सीमाओं में बंधी नहीं रही। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ ये कला मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा और कंबोडिया तक पहुंची। अच्छा। वहां जाकर इसने स्थानीय कलाओं के साथ मिलकर नए रूप लिए। अंकोर वाट के मंदिर हों या चीन के गुफाओं में बने चित्र, उन पर भारतीय कला का गहरा प्रभाव दिखता है। तो मतलब भारतीय कला की असली पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं के अंदर नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में भी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सांस्कृतिक निर्यात था जिसने सदियों तक एशिया के एक बड़े हिस्से को आकार दिया। वाह। और इन चित्रों में अक्सर संगीतकारों को वाद्य यंत्रों के साथ भी दिखाया गया है, जो हमें कला के अगले रूप यानी संगीत की तरफ ले जाता है। स्रोत कहता है कि भारत में संगीत की जड़ें तो शायद चित्रकला से भी ज्यादा गहरी हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार भारत के सबसे पुराने संगीत का जिक्र वैदिक काल में मिलता है, मतलब लगभग 5000 साल पहले। उस समय 2 तरह के संगीत की पहचान की गई थी। एक था मार्गी संगीत, जो ज्यादातर धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और कड़े नियमों में बंधा था, जिसे मोक्ष का मार्ग मानते थे। हाँ, और दूसरा था देसी संगीत, जो लोगों का लोक का संगीत था। वो नियमों से मुक्त था और उसका मकसद मनोरंजन करना था। तो हमारे आज के शास्त्रीय और लोक संगीत की जड़ें इन्हीं 2 धाराओं में हैं। बिल्कुल। और सामवेद का जिक्र भी आता है, जिसे भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। हाँ, सामवेद में असल में ऋग्वेद के मंत्रों को गाने के निर्देश दिए गए हैं। ये दिखाता है कि सुर और ताल का महत्व कितना पुराना है। भारतीय संगीत की बुनियाद ही सुर, ताल, राग और काल यानी समय पर टिकी है। ये जो समय वाली बात है, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत में बताया गया है कि अलग अलग समय के लिए अलग अलग राग तय हैं। जैसे सुबह भैरव गाया जाता है, दोपहर में दीपक और रात में कोई और। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कारण भी बताया गया है? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे प्रकृति और इंसान के मन के बीच के संबंध की एक गहरी समझ है।
हर राग का अपना एक खास रस या भाव होता है। सुबह के रागों में शांति और भक्ति का भाव होता है। जो दिन की शुरुआत के लिए अच्छा है। सही कहा, दोपहर के रागों में ऊर्जा और गंभीरता होती है और शाम के रागों में श्रृंगार या सुकून का भाव होता है। ये इस विचार पर आधारित है कि दिन के हर पहर का माहौल और इंसान की मानसिक स्थिति अलग होती है और सही राग उस स्थिति के साथ एक सामंजस्य बनाता है। कमाल है। वैसे स्रोत में एक बहुत ही मजेदार सवाल उठाया गया है, जिसे सुनकर शायद कई लोगों को पुरानी हिंदी फिल्में याद आ जाएंगी। हाँ, मुझे पता है अब किसकी बात कर रहे हैं। सवाल है, पुराने गायक नाक से क्यों गाते थे? हाँ, ये एक आम सवाल है। स्रोत इसका एक संभावित कारण बताता है। उस जमाने में संगीत का मुख्य वाद्य यंत्र वीणा हुआ करता था। अच्छा। तो ऐसा माना जाता है कि गायक वीणा के उन बारीक सुरों तक पहुंचने और उनसे मेल बिठाने की कोशिश में अपनी आवाज को नाक की तरफ ले जाते थे। और वीणा का जिक्र तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी है। हाँ, जो लगभग 2000 साल पुराना है। तो ये उसी परंपरा का असर हो सकता है। जिससे चित्रकला जीवन से जुड़ी थी, वैसे ही संगीत भी हर अवसर का हिस्सा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है। शादी के हर रस्म के लिए अलग अलग गीत हैं। हाँ, बन्ना बन्नी से लेकर विदाई तक। फिर ऋतुओं के अपने गीत हैं, जैसे मिर्जापुर की कजरी जो सावन में गाई जाती है, या बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के वर्षा मंगल और बसंतोत्सव के गीत। ये सब लोक संगीत की वो समृद्ध धाराएं हैं जो आज भी बह रही हैं। बिल्कुल। और जहां संगीत है, वहां नृत्य तो होगा ही। भारतीय नृत्य कला का आधार भी वही नाट्य शास्त्र है और इसका मूल तत्व है अभिनय। सही कहा। अभिनय यानी सिर्फ नाचना नहीं, बल्कि कहानी कहना, भावों को व्यक्त करना। और भारत में लोक नृत्यों की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये सभी सीधे सीधे जीवन और प्रकृति से जुड़े हैं। फसल की बुआई हो या कटाई, हर अवसर पर लोगों के पांव थिरक उठते हैं। हाँ, जैसे पंजाब में महिलाएं घेरा बनाकर गिद्धा करती हैं, या राजस्थानी महिलाएं लंबा घूंघट निकालकर जब एक साथ घूमर करती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कितने ही दिए एक साथ घूम रहे हों। बिल्कुल। या गुजरात में डांडियों के सहारे किया जाने वाला गरबा, इन सब में कुछ समानताएं हैं। हाँ। स्रोत बताता है कि ज्यादातर लोक नृत्य समूह में होते हैं। ये प्रकृति और जीवन के चक्र से जुड़े होते हैं और इनमें अक्सर स्त्री पुरुष एक साथ नाचते हैं। ये सामूहिकता का उत्सव है। बिल्कुल। और भारतीय नृत्य में सिर्फ हाथ पैर नहीं चलते। स्रोत में जिक्र है कि आंख, भौहों और यहाँ तक कि नासिका के जरिए भी खुशी, दुख, क्रोध जैसे 9 रसों को व्यक्त किया जाता है। और हाथों की मुद्राएं, वो तो अपने आप में एक भाषा हैं। ये कैसे संभव है कि सिर्फ उंगलियों की अलग अलग बनावट से पूरी महाभारत या रामायण की कहानी कह दी जाए? यही तो भारतीय नृत्य का जादू है। हाँ। हर मुद्रा का एक तय मतलब है। एक मुद्रा से कमल का फूल दिखाया जा सकता है तो दूसरी से धनुष बाण। जब एक कुशल नर्तक इन मुद्राओं को चेहरे के भावों और शरीर की गति के साथ जोड़ता है तो वो बिना एक शब्द बोले पूरी कहानी दर्शकों तक पहुंचा देता है। ये तो एक बेहद जटिल और परिष्कृत कला है। हाँ। और इसी लोक नृत्य की जमीन से शास्त्रीय नृत्य का पेड़ उगा। लेकिन एक सवाल है, क्या इस शास्त्रीय बनने की प्रक्रिया में कला ने अपनी सहजता और आम लोगों से जुड़ाव कहीं खो दिया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर आलोचना नहीं करता, लेकिन ये जरूर इशारा करता है कि शास्त्रीय नृत्य नियमों और व्याकरण में इतना बंध गया कि उसे सीखने के लिए सालों का अनुशासन और साधना जरूरी हो गई। ये उसे आम आदमी से थोड़ा दूर तो ले गया, लेकिन साथ ही इसने कला को एक ऐसी गहराई और उत्कृष्टता भी दी जो शायद लोक कला में संभव नहीं थी। जैसे केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक। और अब असम के सत्रिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो हमने देखा कि कैसे भारतीय कलाएं लोक से शास्त्रीय रूप तक पहुंची और कैसे ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस से बनी चीजें और बांस के वाद्य यंत्र, ये सब एक ही जगह पाई जाते हैं। हाँ, ये कलाओं के मिले जुले स्वरूप को दिखाता है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही सुंदर और गहरे निष्कर्ष पर पहुंचता है। लोक नृत्यों को देखिए, जब दर्जनों लोग एक साथ एक ताल में पैर उठाते हैं और जब उनके हाथ एक दूसरे से जुड़कर एक घेरा बनाते हैं, तो वो सिर्फ एक नृत्य नहीं होता। वो क्या होता है? वो भारत की अद्भुत साहचर्य,
मतलब कंपेनियनशिप और प्रेम की भावना का प्रतीक बन जाता है। वो दिखाता है कि हम अकेले नहीं बल्कि एक समुदाय का हिस्सा है। और स्रोत इस भावना को भारतीय संस्कृति में बसे वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के विचार से भी जोड़ता है। कला के जरिए जुड़ने की ये भावना बहुत गहरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है कि आज के दौर में जब हमारा ज़्यादातर कला का अनुभव अकेले एक स्क्रीन पर होता है, चाहे वो फिल्म हो या कोई गाना, तो इन पारंपरिक कलाओं की सामूहिक और सामुदायिक भावना से हम क्या सीख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।